हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो चलो विदाउट एनी डिले, आई होप आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी चेक कर लिया है। अगर नहीं किया तो बच्चे जाके उसे जरूर चेक करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। ओके, सो अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे देखा था एक टर्म लेक्चर नंबर 3 में एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होता था आपको पता ही होगा, आपने अच्छे से अगर पढ़ा है तो आपको क्लियर होगा। इट इज टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की टोटल हीट को रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी। इस लेक्चर में बच्चे हम लोग जानेंगे कि जो हमारा एंथैल्पी होता है वो हमारे डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, डिफरेंट प्रोसेस के लिए कैसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। जो एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी से क्या मतलब है, विल सी एवरीथिंग। ये सारे टर्म्स हम धीरे धीरे करके यहाँ पे चेक करने वाले हैं। बेसिकली वी नो किसी भी सिस्टम की जो टोटल हीट कंटेंट होता है दैट इज एंथैल्पी। ओके, तो चलो भाई यहां हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन एंथैल्पी। आई लेट यू शो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज एंथैल्पी, है ना। कि एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो सिंपली हम इसको डिनोट करते हैं विद दैट ऑफ एच, है ना। अगर मैं कहूं एंथैल्पी चेंज क्या है ना, एंथैल्पी चेंज क्या है अगर हम लोग देखें तो हाउ डू वी राइट इट, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, अब अगर मैंने यहां पे लिखा रिएक्शन एंथैल्पी, बच्चे ध्यान से देखना, ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। जब क्लास 11th में आप पढ़ते हैं बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैं डिटेल में लिख के बता रही हूँ आपको। एंथैल्पी को हमने एच से डिनोट कर दिया, एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा एच। व्हाट इज रिएक्शन एंथैल्पी, तो मुझे रिएक्शन एंथैल्पी बताना है तो आई विल राइट इट लाइक दैट, डेल्टा स्मॉल आर और ये एच। तो दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन एंथैल्पी। आपने एंथैल्पी चेंज के बीच में उस टर्म को लिखना है जो भी आपको जिस नाम से आप एंथैल्पी चेंज को बताने वाले हैं। तो अगर आप रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज बताने वाले हैं तो हाउ डू वी राइट, डेल्टा आर एच। इसी तरह हम यहां पे देखेंगे स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है बच्चे, इसी डेजिग्नेशन में चेंज आता है कि आर एच के ऊपर हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, यानी कि ये साइन लगा देते हैं। दैट विल शो यू कि अब जो हम चीजें ले रहे हैं सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस में है। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट जो भी आप लेंगे, जो भी आप कंपाउंड्स ले रहे हैं, व्हाटएवर द रिएक्शन में भी, सब हमारे किस स्टेट में होने चाहिए, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, जो मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी। स्टैंडर्ड स्टेट से क्या मतलब होता है, और उनका जो टेम्परेचर होना चाहिए दैट मस्ट बी बेसिकली 298 केल्विन हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम इसको कह सकते हैं 298 केल्विन। जब रिएक्शन इस टेम्परेचर पे होती है तो इसे स्टैंडर्ड कंडीशन बोलेंगे, और 1 बार प्रेशर पे होगी तो भी हम इसे स्टैंडर्ड कंडीशन बोलेंगे। तो ये जब हमारा डेटा दिया जाएगा, सपोज उन्होंने नॉट लिख दिया, तो नॉट लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि ये डेटा हमारा स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए दिया हुआ है। तो ये बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताए हैं। पहले आपको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये चीजें क्लियर कर लेनी है। खाली अगर एच लिखा है तो एंथैल्पी चेंज है तो डेल्टा एच, रिएक्शन एंथैल्पी के लिए हमने आर लिख दिया, और हमारा स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी के लिए हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम यहाँ पे चीजें लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। क्या होता है रिएक्शन एंथैल्पी, अगर हम लोग देखें कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे बच्चे, तो देखो सिंपली अगर मैं कहूं आपसे, इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो किसी भी रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स गिव्स आउट प्रोडक्ट। ठीक है, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन एंथैल्पी। इट इज गिवन बाय दिस सिंबल। आई होप ये क्लियर है आपको। अब बच्चे देखो, कोई भी रिएक्शन एंथैल्पी जब भी हमें निकालनी होती है किसी भी रिएक्शन की, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हम लिखते हैं कि जो रिएक्शन एंथैल्पी होती है वो इक्वल होती है सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एंथैल्पी को अगर हम सम करें और उसमें से हम जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी एंथैल्पी को हम सम करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारी किसी भी रिएक्शन एंथैल्पी की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, तो ये चीज अभी हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला आपको याद करना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। तो यू कैन डू दैट। नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन व्हेन ऑल द सब्सटेंसेस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स।
ठीक है। जब सारे सब्सटेंस आपके स्टैंडर्ड स्टेट्स में होंगे तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा किसी भी रिएक्शन में तो उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इन थर्मोडायनामिक्स स्टैंडर्ड स्टेट refers to the existence of a substance in its pure form at 1 bar pressure and 298 Kelvin temperature that we had already done। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हमने देखा कि सिंपली स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छे से नोट कर लो अपनी कॉपी में, फिर आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो लेट अस अप्लाई दिस कांसेप्ट टू दिस क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इस वाले लेक्चर में बच्चे मैं आपको कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही कराऊंगी, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग इसके सारे अप्लाइड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं हम उसमें सॉल्व करेंगे। अभी हमारे टाइम की लिमिट होती है तो इस वजह से मैं केवल आपको कुछ टर्म्स से इस लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, पर न्यूमेरिकल पार्ट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5। ओके, मैं अभी से अनाउंस कर रही हूँ लेक्चर नंबर 5 में इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अभी आपको केवल टर्म्स सीखने की कौन कौन से हमारे टर्म्स आते हैं जो हमें पता होने चाहिए रिलेटेड टू थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, राइट। नाउ तो ये क्वेश्चन देखो, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O, N2O गैस और N2O4 गैसियस से सिंबल होता है, आर गिवन। ये सारी वैल्यूज आपको दे दी गई है और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन, है ना। तो आपको ये निकालना है। तो सिंपली अभी मैंने आपको जस्ट बताया, आपने क्या करना है बच्चे, यही वाला फॉर्मूला यूज कर देना है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। तो अब आप देखो यहाँ पे आप स्टोइकियोमेट्री का ध्यान में रखेंगे। सिंपली अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिखूंगी कि जो हमारी इसकी एंथैल्पीज दी हुई हैं, क्या दी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है अभी हम आगे देखेंगे, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ लगा के। देखो भाई, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, N2O एंड CO2। तो विल टेक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, स्टैंडर्ड है, सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस में होती है, जैसा भी देगा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो हमने यहाँ पे N2O लिख लिया कि N2O की स्टैंडर्ड एंथैल्पी प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये हमारे क्या हो गया, प्रोडक्ट। हमने पहले प्रोडक्ट का ले लिया बच्चे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है विद एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट से। तो एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4, ये हमने यहाँ पे लिया। इसमें से हमने फिर यहाँ पे सम किया 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। तो आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। तो इसे ध्यान से देखो और ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करके आप खुद करने की कोशिश करो और फिर अपना आंसर निकालो। आपने बस ये जो वैल्यूज दी इन्हें पुट कर देना एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराना। ठीक है, अब आप इसको अपने घर पे सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आपको डेफिनेटली आंसर करेक्ट आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट सो दैट जो आप करो आंसर अपना टेली करो कि वेदर यू आर गेटिंग करेक्ट रिजल्ट और नॉट, राइट। देखो सिंपली इसमें क्या दिखाया गया कि पहले इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, फिर ये इक्वेशन लिख दी, यहीं पे वैल्यूज लिख दी और इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपका आंसर आ जाता है इतना। ठीक है बच्चे, तो ये आपको इस तरह से अप्लाई करना है और हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म। तो पहला हमने देखा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हर जगह हम स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपको एंथैल्पी चेंज देखना होता है दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या मतलब होता है इसका, तो विल सी दैट इट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। अब स्टैंडर्ड मतलब आपको समझ में आ रहा है, एंथैल्पी चेंज मतलब आपको समझ में आ रहा है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल, रिमेंबर 1 मोल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, है ना, किससे, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, जिसको हम लोग रेफरेंस स्टेट बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल दिस। मतलब 1 मोल कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बच्चे मैं यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन दूर करूंगी और जस्ट बी अटेंटिव एवरीवन, ध्यान से देखो मैं क्या बता रही हूँ। आप कंफ्यूज होते हो वर्डिंग में, लेकिन अभी हम समझते हैं क्या बात है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ C और मैंने यहाँ लिया O2 और मैंने बनाया CO2, तो आप चेक करो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग CO2 के कितने मोल्स बन रहे हैं इस रिएक्शन में। तो आपको दिखाई दे रहा है 1 मोल। तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आती है बच्चे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आती है दिस इज 393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये रिएक्शन की एंथैल्पी इस तरह से आती है। मैंने नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, इट इज अ कंबशन रिएक्शन फॉर ग्रेफाइट।
तो ग्रेफाइट की कंबशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि आप ग्रेफाइट को क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो O2 के साथ। तो इस केस में मेरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये आती है, ठीक है। अब आपने देखा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, जब किसी रिएक्शन में एक मोल कंपाउंड बन रहा है तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 फॉर दिस केस, तो कितने मोल्स बन रहे हैं, 1 मोल बन रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताना चाह रही हूँ, तो रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे हियर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of CO2 will be minus 393.5 किलोजूल पर मोल itself। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंस आपका 1 मोल बन रहा है। अगर किसी केस में आपके ज्यादा मोल बनेंगे तो जो भी जितने भी मोल होंगे उसको हम लोग रिएक्शन एंथैल्पी से डिवाइड कर देंगे बाय n। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके लिए इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू, किसी भी कंपाउंड में जो कंपाउंड बन रहा है, किसी भी रिएक्शन में कोई कंपाउंड बन रहा है पर्टिकुलर 1 मोल का, अगर वो n मोल है तो उसको हम इस इक्वेशन से सिंपली निकाल सकेंगे। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट एन एनसीईआरटी, बट आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि जो भी रिएक्शन दी जाएगी हमें सबसे पहले चेक करना है कि वेदर इट इज फॉर 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। अगर 1 मोल है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गई कंपाउंड की, और अगर वो n मोल है, कोई भी मोल्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी जाएगी उसे हम n से डिवाइड करके उसको निकाल देंगे, राइट। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। लेट अस मूव टू दी क्वेश्चन। तो दिस इज एन एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, N2 + 3H2 gives out 2NH3। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको दिया गया है बच्चे -92.4 किलोजूल पर मोल, ओके। एंड व्हाट आर दे आस्किंग, दे आर आस्किंग व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया है तो देखो कैसे चेक करेंगे, जब भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछेंगे मतलब दे आर आस्किंग दिस, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब मैंने नॉट लगा दिया। तो इसके में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या पूछ रहे हैं, अमोनिया। तो आपको तुरंत देखना है कि कितने मोल्स है, 2 मोल्स है। तो आप इसमें क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डिवाइडेड बाय n मैंने आपको बताया था। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 रख लेती हूँ, क्योंकि क्यों 2, बिकॉज 2 मोल्स बन रहे हैं। तो कितनी है, -92.4 डिवाइड बाई 2 एंड विल गेट द आंसर। तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे जाएगा आपका 6.2, ओके, ठीक है ना। तो इतने किलोजूल पर मोल हमारी क्या आ जाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बच्चे इस तरह से आपको चीजों को क्लियर करते चलना है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पे क्लियर की। लेट अस चेक द सॉल्यूशन। तो हमने सॉल्यूशन देख लिया, तो सॉल्यूशन को चेक करो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो आप स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। तो हमने यहाँ पे 2 टर्म सीख लिए हैं, पहला है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दूसरा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चे मैंने आपको सिंपली डेफिनेशन दी है कि व्हाट इज रेफरेंस स्टेट। रेफरेंस स्टेट वर्ड आया था, क्या होता है रेफरेंस स्टेट। तो रेफरेंस स्टेट किसी भी एलिमेंट का उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 बार प्रेशर पे, जो हम ऑलरेडी पढ़ा था हमने। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। द रेफरेंस स्टेट ऑफ डाइहाइड्रोजन इज H2 गैस, दोज ऑफ डाइऑक्सीजन यहाँ दिया हुआ है, कार्बन एंड सल्फर आर O2 गैस, C ग्रेफाइट एंड C रोम्बिक रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है, जैसे आपको पता है जो हमारा कार्बन है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट में, डायमंड में, फुलरीन में, बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं। तो उसकी जो रूम टेम्परेचर पे, जो हमारी 25 डिग्री सेल्सियस है, उस पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे जो हमारी स्टेबल स्टेट होगी उसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस स्टेट या फिर स्टेबल स्टेट, राइट। तो ये बेसिकली हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसे नहीं, जैसे ये उस केस में पॉसिबल होता है जब किसी एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है, तो जो उसकी स्टेबल फॉर्म होगी वही हमारी उसकी रेफरेंस स्टेट कहलाएगी। तो ये चीजें हमारी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपके टर्म्स आए तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो इसे आप देखो, बाय कन्वेंशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ध्यान देना इसको और इसको लिखो, नोट करो आप। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज इन रेफरेंस स्टेट, दैट इज इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन इज टेकन एज 0। तो किसी भी एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंट आपको पता है एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट के बारे में मेरे ख्याल से अब आपको पता ही होगा। अगर आपको ऐसे करके C दिया हो, आपको अगर ऐसे करके H2 दिया हो, है ना, तो ये क्या होता है, ये एलिमेंट फॉर्म ही है, इसके कोई अलग फॉर्म नहीं है। जब सिमिलर टाइप ऑफ उससे बने होते हैं तो वो हमारे एलिमेंटल फॉर्म होते हैं। तो इन केसेस में आपको जब भी इनकी एंथैल्पी लेनी है, अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, तो ऑलवेज वी यूज 0 फॉर दीज
एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बेसिकली किसी भी एलिमेंट की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो क्या ली जाती है, 0 ली जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। लेट अस मूव अहेड। नाउ वी हैव स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो बच्चे नाम से समझना है आपको, कंबशन का मतलब क्या होता है, जब आप कंबशन रिएक्शन कर रहे हैं। तो इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एंड ऑल द रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो सिंपल सी बात है, जब हम 1 मोल कंपाउंड को, है ना, जैसे मान लो अगर मैं कंबशन रिएक्शन किसकी कह रही हूँ, मीथेन की, तो जब आप 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करते हैं तो उस केस में जो भी हमारा हीट चेंज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। मतलब सिंपल नाम है ये बच्चे। अगर फॉर्म हो रहा है तो फॉर्मेशन, अगर रिएक्शन है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अगर कंबशन हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो मैं यहाँ पे पहले एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था C+O2 गिव्स आउट CO2, राइट, हमने ये देखा था C+O2 gives out CO2 and I told you कि इस केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ था, इट वाज -393.5 किलोजूल पर मोल, ठीक है। ये इतनी वैल्यू हमारी यहाँ पे दी हुई थी। देन आई टोल्ड यू कि अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये अगर ये रिएक्शन दी है तो ये वैल्यू क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। अगर इसी केस में मैंने आपसे बताया था, थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर इसी केस में पूछा जाए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो उस केस में आई टोल्ड यू क्योंकि 1 मोल यहाँ पे बन रहा है तो ये सेम हो जाता है -393.5 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली ये एक तरह से एक कंबशन रिएक्शन भी है कार्बन के ग्रेफाइट की। कार्बन की कौन सी फॉर्म, ग्रेफाइट, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट होती है। तो कार्बन की कंबशन रिएक्शन भी है, ग्रेफाइट की कंबशन रिएक्शन भी है। तो कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द कंबशन, सिंपल पूछा जाएगा व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर ग्रेफाइट, है ना। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर कंबशन फॉर ग्रेफाइट, मतलब कार्बन की एक फॉर्म है ये। ग्रेफाइट के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, तो ये भी हमारा सेम हो जाएगा। तो बच्चे इस कंसेप्ट को क्लियर करो, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, पर ये सारे कंसेप्ट होते हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्शन एंथैल्पी निकाली जा रही है, आपने डायरेक्ट निकाल ली। किसी भी रिएक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन में जो चेंज दिया गया, तो ये देखो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। अब बच्चे इसी में घूमते रहते हैं कि भाई रिएक्शन एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है। तो आपको इसकी डेफिनेशन समझनी है कि जब एक 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन हो रहा है तो हमारी कंबशन एनर्जी चेंज कहलाएगा। अगर 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। अगर सिंपल एक रिएक्शन दिया है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, राइट। तो इन चीजों को अच्छे से आपने क्लियर करना है। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया लेक्चर नंबर 5 में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जेई के भी हम लोग लेंगे जो लेटेस्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैं इसके सारे जो भी टॉपिक मैं सिखा रही हूँ उसके मैं डिटेल में सिस्टमैटिक वे में एक एक न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगी। और अभी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स केवल वो लिए हैं जो केवल एनसीईआरटी में है, ताकि आपको कंसेप्ट थोड़े से समझ में आ जाए, ठीक है। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट दिस केल्विन आर, ये दिए हैं आपके अलग अलग करके वैल्यूज दिए हुए हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 विल बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको मैं बता रही हूँ कैसे करना है आपको, और इस पैटर्न के काफी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, आपको जरूर से सॉल्व करने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। देखो जब भी बच्चे ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आपको कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन मीथेन की, ग्रेफाइट की, इसकी दी हुई है, और आपसे पूछा जाए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए, तो सबसे पहले हम इनके केसेस के जो भी हमारे कंपाउंड्स दिए इनकी हम रिएक्शन को नोट करते हैं। तो पहला क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन की कंबशन रिएक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो मीथेन की कंबशन करेंगे तो हमारा ये बनेगा, इसको बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता है 2 मोल्स होते हैं और यहाँ पे 2H2 होते हैं। बैलेंसिंग आपको हमेशा सिखाई जाती है। तो इस केस में जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज गिवन टू यू -890.3 किलो जूल पर मोल, ये दी हुई है आपको, राइट। तो दिस इज अवर इक्वेशन 1। सेकेंड, ग्रेफाइट की दी हुई है, तो मतलब कार्बन किस फॉर्म में है, ग्रेफाइट फॉर्म में है। तो ग्रेफाइट की कंबशन रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग, O2 गिव्स आउट CO2। तो इस केस में जो एंथैल्पी दी हुई है आपकी कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, आई राइट हियर, तो इट इज वही होती है सेम -393.5 जो हम ऑलरेडी बात करते आ रहे हैं सारे एग्जांपल्स में। नेक्स्ट H2, अगर मैंने H2 लिया, H2 + O2, तो ये ½ O2 यूज होगा,
H2O। तो इस केस में एंथैल्पी ऑफ कम्बशन हमारी हाइड्रोजन की कितनी दी है, हमने लिख दिया, दिस विल बी गिवन टू यू -285.8 किलो जूल पर मोल। तो बच्चे ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन 3 हो गई। ये हमें डेटा दिया हुआ है। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपको बताना है कि अगर हम एंथैल्पी चेंज आपको निकालनी है, अगर हम 1 मोल CH4 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मीथेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये हमारी कैसी हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए आपको उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये क्वेश्चन है आपका। तो पहले आप क्वेश्चन समझो, या कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस लिख के दे देते हैं फिर क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको समझना है कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को। तो हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब मैं आपको सिंपल कंसेप्ट सिखा रही हूँ, करना क्या है। आपको जो इक्वेशन चाहिए है ना बच्चे, ये 2H2 होगा, 4 नहीं, दिस इज 2H2। आपको जो भी इक्वेशन चाहिए उसे क्या करो, उसे आपको यहां से देखना है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है हमें 1 कार्बन चाहिए, आपको 1 कार्बन यहां दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे 2 मोल्स हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है इसे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये CH4 आपको कहाँ चाहिए, राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे करेंगे इक्वेशन 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, हम ये करेंगे। अगर बच्चे हम ऐसा करते हैं ना तो एग्जैक्टली हमारी ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, तो हमने एज इट इज ले लिया। इसको हमें 2 टाइम्स चाहिए तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसे हमने सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि हमें राइट हैंड साइड चाहिए। आप इसे करके देखना, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि जो जो सेम चीजें हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट। तो ये चीजें आपको समझनी है। अब यही चीज आपको अप्लाई करनी है एंथैल्पी ऑफ, बेसिकली आप क्या निकालना चाह रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो अगर आपको निकालना है तो सिंपली हम यही करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विल बी इक्वल टू, स्टैंडर्ड एंथैल्पी है तो हमने यहां लिखा, दिस विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, इनटू प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे एंड विल गेट द राइट आंसर। ये कैसे आया मैंने आपको तरीका बताया, आप एक बार करो, और रेस्ट ऑफ दी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस डिफरेंट वेज से प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, तो आपके वहां पे कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे। आज के लेक्चर का केवल पर्पज है आपको मैं टर्म सिखा रही हूँ कि ये जो टर्म्स होते हैं इनकी मीनिंग क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत ही इफेक्टिव होगा, जिसमें आप सारे क्वेश्चंस फिर से प्रैक्टिस करेंगे बाय टेकिंग अनदर एग्जांपल्स। कुछ जेई के प्रैक्टिस करेंगे, कुछ हम CBSE के प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपके लिए उसमें आपको आ जाएगा अच्छे से। फिर भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैंने आपको समझा ही दिया है। कोई भी कंफ्यूजन है तो आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा सून आफ्टर द लेक्चर, ओके। चलो भाई, now we have the next term in NCERT, that is enthalpy of atomization। तो नाम सजेस्ट करेगा आपको, ये कह रहे हैं ये एंथैल्पी चेंज होता है ऑन ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम्स इन गैसियस फेज। जैसे मान लो ये H2 है, अब H2 गैस को अगर मैंने ब्रेक करा 2H में, है ना, हाइड्रोजन्स में, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, तो जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो 2H बना रहा है। तो इस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे बच्चे क्या कहेंगे, इट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दैट्स इट। अगर मेरे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज सेम एज दैट ऑफ बॉन्ड डिस्सोसिएशन एंथैल्पी। तो अगर मेरे पास कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो ये बिल्कुल सेम होता है, जैसे हमारी बॉन्ड डिस्सोसिएशन एंथैल्पी पढ़ी थी आपने केमिकल बॉन्डिंग में, वही चीज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड। ए का वर्ड का मतलब है एटमाइजेशन, ये स्टैंडर्ड का मीनिंग है, तो यू कैन डू इट एंड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपको सीखनी है। लेट अस मूव अहेड। अब ये कुछ वर्ड्स आते हैं, एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन से बच्चे क्या मतलब है, अगर हम लोग देखें तो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन मतलब जब कोई फेज में ट्रांजिशन होगा तो भी तो एंथैल्पी चेंज होता है, और उस समय जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। जैसे कि इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन फेज टू अनदर। मान लो आप ये शुरू 9th क्लास से पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास 1 मोल, मतलब पहले हम यहाँ पे देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, सपोज आई टेक एग्जांपल ऑफ H2O
सॉलिड, ठीक है। H2O सॉलिड अगर मेरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O लिक्विड में, तो यहाँ पे 1 मोल सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 मोल लिक्विड में। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा तो उसके लिए बच्चे क्या नाम लिखेंगे, इट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, राइट। अब सेकंड आया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड। अब मैंने यहाँ पे लिया H2O, इफ इट इज लिक्विड एंड इट विल कन्वर्ट इनटू H2O गैस, तो ये क्या हो गया, इस केस में जो हमारा एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो मेरे ख्याल से आपको टर्म समझ में आ रहे होंगे। तो इस केस में जो चेंज होगा वो हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसमें क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है 1 मोल ऑफ गैस में। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, राइट। तो ये चीज आपने सीखी। और आप खुद सोचो कि ये प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, वेदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो यू नीड टू गिव हीट, क्या देनी पड़ेगी आपको, हीट देनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई ये सारे प्रोसेस कैसे होंगे, एंडोथर्मिक होंगे। तो जो भी तुम्हारी एंथैल्पीज की वैल्यूज आएंगी वो कैसी आएंगी, पॉजिटिव। लेकिन आपको अगर रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में दी हो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, तो आपको साइन वहां पे बदलने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्मार्ट होना पड़ेगा कि वेदर प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू, मतलब जो हमारा हीट चेंज है कि जो हमारी प्रोसेस हो रही है क्या वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हैं। तो ये चीजें आपने सीखी। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टर्म दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। ये हमारा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इसमें केवल एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो भी बहुत ब्रीफ, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में या फिर नीट में इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, बनने के चांसेस भी बहुत है। तो इसको हम देखते हैं। ये कह रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है बच्चे। तो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड मेकिंग होती है नेचुरली, है ना। इट सिंपली लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड एंड एनर्जी इज रिलीज व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। हमेशा केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि जब एक बॉन्ड को आपको तोड़ना है, व्हेन यू वांट टू ब्रेक द बॉन्ड, देन एनर्जी इज नीडेड। और जब तुम्हारा कोई बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस कंसेप्ट कि अगर हमें कोई बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट इन गैस फेज इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इन्होंने यहाँ पे कंसेप्ट दिया है। पॉलीएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें हम एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉन्ड एंथैल्पीज होती है। इसमें क्या होता है बच्चे, एक चीज ध्यान देनी है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को जब हमारी बॉन्ड एंथैल्पीज दी जाती है तो उस केस में हमारा यहाँ पे जो ये फॉर्मूला होता है ना बच्चे, ये अपोजिट हो जाता है, मतलब ये अलग फॉर्मूला लगता है, सेम नहीं है, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। तो जब आप बॉन्ड एंथैल्पीज लेते हैं तो उस केस में यहाँ पे फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इक्वेशन इज वैलिड व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो आपने यहाँ तक की चीजें देखी कि आपने यहाँ पे देखा कि सिंपली हमारी क्या वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हमारी सिंपल बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट टर्म जो आपको पढ़ना होता है, सोल्यूशन एंथैल्पी। जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पे हमारी 2 टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज इन्वॉल्व होती हैं बच्चे, एक होती है लैटिस एंथैल्पी और एक होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, जब आपका बॉन्ड ब्रेक करते हो या आयनिक बॉन्ड को जब हम ब्रेक करते हैं या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जो एंथैल्पी चेंज होता है एक मोल आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में या डिसोसिएशन में, उसे हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। और जब वाटर के साथ वो बॉन्ड बनाता है तो उसे हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये दोनों के सम के बराबर होता है। इस पे भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे लेक्चर में, तो इसे आपने एक बार रीड आउट करना है। एंड नेक्स्ट वी हैव हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है, ये भी एंथैल्पी चेंज से रिलेटेड है। ये कहता है बच्चे, अगर एक प्रोसेस एक स्टेप में हो रही है या फिर वो मेनी स्टेप्स में हो रही है तो टोटल जो एंथैल्पी चेंज होता है, मतलब यहाँ पे डेल्टा H है और यहाँ पे H1 इस प्रोसेस में, इसमें H2 लग रहा है और इसमें एंथैल्पी चेंज H3 हो रहा है। तो किसी भी प्रोसेस को अगर वो एक स्टेप में हो या मोर देन स्टेप में हो तो उसका जो समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज होता है वो हमेशा इक्वल होगा। कहने का मतलब है डेल H विल बी इक्वल टू डेल H1 प्लस डेल H2 और प्लस डेल H3। तो ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। तो the total enthalpy change for a physical or chemical process is same whether reaction taking place in single step
और इन सेवरल स्टेप, एक स्टेप में हो या मेनी स्टेप में हो, तो टोटल एंथैल्पी चेंज हमारा यहाँ पे सेम होता है। दिस इज नोन एज हैश लॉ। इसका भी एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा होता है लैटिस एंथैल्पी, और लैटिस एंथैल्पी हम ऑलरेडी पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में बच्चे, और इसको सॉल्व करने में हम एप्लीकेशन लगाते हैं हैश लॉ की, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। डेफिनेटली हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और विल फिनिश हियर टुडे।